हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर प्रिक्योरमेंट करनी है हिमाचल प्रदेश में तो उसके लिए कौन कौन से मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट हैं, कैसे उसमें पेपर फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कौन सी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, वो हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, उसमें पहले हमने बात करी थी कि जो अगर 3,000 तक कोई प्रिक्योरमेंट करनी है तो उसमें कोई हमें कोटेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये पूरे एक साल में 50,000 से ज़्यादा प्रिक्योरमेंट इस तरह नहीं हो सकती। दूसरी बात जो हमने बात करी थी, जो रूल 98 में कि उसमें एक लोकल परचेज कमेटी बनती है, जो 1 लाख रुपए तक का कोई भी सामान एक बार जाके कमेटी जाएगी, बिना कोटेशन के, बिना फॉर्मेलिटी को, कोई जस्ट रीजनेबिलिटी इंश्योर करते हुए वो 1 लाख रुपए का सामान जो लोकल परचेज कमेटी प्रिक्योरमेंट करके ला सकती है। तीसरी जो हमने बात करी थी कि जो बिड्स है, तो देखिए बिड्स पे हम डिटेल में आप चर्चा करेंगे कि ये बिड क्या है या टेंडर सिस्टम क्या है। तो देखिए, अगर हम इसको ओवरव्यू करने की कोशिश करता हूँ तो जब हम टेंडर करते हैं या बिड्स सिस्टम बोलते हैं, ऑब्टेन बिड करके जो एक रूल 101 है, देखिए इसमें 3 मोड हैं जो मीन्स टेंडर इनवाइट करने के 3 तरीके हैं। एक है लिमिटेड टेंडर सिस्टम, एक है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम और एक है सिंगल टेंडर सिस्टम। चलिए इनको हम थोड़ा सा पहले लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी लिमिट कितनी है, कितने अमाउंट का जो अगर हमने कोई प्रिक्योरमेंट करनी है तो एडवर्टाइज करना है, लिमिटेड टेंडर सिस्टम करना है या सिंगल टेंडर सिस्टम कब करना है। देखिए, लिमिटेड टेंडर सिस्टम अगर कोई सामान एक बार अगर आपने 10 लाख से कम लेना है तो इसके लिए हमें लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वहाँ पे 25 लाख अब लिमिट बढ़ा दी है, तो मीन्स 25 लाख तक अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो आप लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 10 लाख या इससे अधिक का कोई सामान एक बार इकट्ठा प्रोक्योर करना है तो फिर हमें एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ता है। सिंगल टेंडर सिस्टम ये क्या होता है? तीसरा जो एक टेंडर सिस्टम है वो है प्रोप्राइटरी आर्टिकल नेचर। ये क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बाय नेम या ब्रांड के नेम से आप कोई सामान प्रोक्योर करना चाह रहे हैं तो हमें फिर उसके लिए जाना पड़ता है सिंगल टेंडर सिस्टम पे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई सामान प्रोक्योर करते हैं तो कभी भी बाय ब्रांड नेम हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं या बाय ब्रांड नेम हम उसको कोटेशंस इनवाइट नहीं करते। हमें जस्ट स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किसके क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन से इसके गोल्डन पैरामीटर होने चाहिए। उन्हीं के ऊपर जो बिड होगी और उसी पे जो वो जो प्रोस्पेक्टिव बिडर हैं या जो वेंडर हैं वो उसके अपने प्रोडक्ट के रेट्स जो हम वो कोट कर सकते हैं। ये क्यों करा गया है? क्योंकि हमने रूल 92 में पहले ही पढ़ लिया था एचपी पार्ट 2009 के कि फेयर इक्विटेबल एंड जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सप्लायर्स, ये तभी हो पाएगा अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं। अगर हम किसी बाय नेम किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर एंड इक्विटेबल जो वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें कहीं मिस कर रहे थे। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट कोई हमने कोई या सामान खरीदना होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पेसिफिकेशन के दे के ही जो वो टेंडर इनवाइट करें। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे जब भी एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम कर दिया या लिमिटेड टेंडर सिस्टम कर दिया तो उसके बाद ये कोई स्पेसिफिकेटेड नेचर की कुछ आइटम्स अगर हमने लेनी है, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन या कोई कंप्यूटर वगैरह, तो वहाँ पे हम 2 इन्वॉल्व में भी जो है वो टेंडर इनवाइट कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल बिड्स और एक होती है फाइनेंशियल बिड। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी कोई टेंडर इनवाइट करना है तो मिनिमम हमें 3 सप्ताह का टाइम देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आउट ऑफ मनी मीन्स अब्रॉड से भी सामान आ सकता है, प्रोस्पेक्टिव बिडर बाहर के भी होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के भी, तो एटलीस्ट हमें 4 सप्ताह मीन्स 28 डेज का टाइम देना पड़ेगा। और एडवर्टाइज टेंडर या लिमिटेड टेंडर सिस्टम जब भी हम करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास जो वो 3 जो टेक्निकली क्वालिफाई जो बिड्स होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो उनको टेंडर को ओपन कर सकते हैं। डिटेल में हम चर्चा करते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं
जो रूल 103 इसमें बताया गया लिमिटेड टेंडर सिस्टम। देखिए, लिमिटेड टेंडर सिस्टम शैल बी अडॉप्टेड व्हेन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड इज अप टू 10 लाख। मींस अगर 10 लाख तक का कोई एक बार आकर हमने सामान प्रोक्योर करना है तो उसके लिए हमें लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द सप्लायर हैविंग डिपो और डंप विद इन द टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मीन्स इसमें हमने जो प्रेफरेंस देनी होती है वो देते हैं हिमाचली को, जिसका हिमाचल में डंप है या हिमाचल में उसका डिपो है या हिमाचल का जो सप्लायर है। अगली जो बात करी गई है कि देखिए, लिमिटेड टेंडर सिस्टम के लिए हमें न्यूज़पेपर में देने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो प्रोस्पेक्टिव बिडर, क्योंकि हमें पता होता है कि लोकल हिमाचल से हमने सामान लेना है तो पता होता है कि ये सामान कहाँ 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 हमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव बिडर हैं जो जहाँ से ये सामान हमें मिल सकता है उनको हम बाई पोस्ट, बाई ईमेल या कोई बाई स्पेशल मैसेंजर के तहत जो वो उनको ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है वो उन तक हम देंगे और उनसे हमें रिसीव कराना पड़ता है कि ये उनको उन्होंने रिसीव कर लिया है जो टेंडर डॉक्यूमेंट। और एटलीस्ट 6 जो प्रोस्पेक्टिव बिडर हैं उनके लिए हमें ये टेंडर डॉक्यूमेंट उन तक पहुंचाना पड़ता है। ये बाई पोस्ट भी होता है, बाई कुरियर होता है, बाई ईमेल, जो भी एक मोड है जो एटलीस्ट उनको डिलीवर हो जाए। जब ये डिलीवर हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि 6 बिडर से हमने रेट्स मांगे थे किसी प्रोडक्ट के तो 6 के 6 ही हमारे पास आने चाहिए। उनमें से एटलीस्ट 3 जो टेंडर जो है वो फॉर्म हमारे पास आ जाने चाहिए जिन्होंने अपने रेट कोट कर दिए हैं। जैसे ही ये अगर मान लीजिए 3 से कम आते हैं तो अगर अर्जेंसी नहीं है तो फिर हमें रीबिड पे जाना पड़ेगा, मींस रीटेंडर करना पड़ेगा। बट अगर अर्जेंसी है, कई बार मान लीजिए हमें बहुत अर्जेंसी वाला है कि अब इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, रीबिड के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रीबिड करेंगे तो फिर हमें वही 21 डेज का टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें फिर हम 3 से कम भी हैं तो भी हम इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, बट इसमें हमें टेंडर को ओपन करने के लिए नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो भी टेंडर इन्वाइट कर रही है उससे जो इमीडिएट हायर अथॉरिटी है उनसे हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब उनसे अप्रूवल आ जाएगी तब हम टेंडर को खोलेंगे और अगर रीजनेबल रेट है तो फिर हम उसको जो है वो टेंडर जो वो फिर अप्रूवल के लिए देते हैं हम हायर अथॉरिटी के पास, और फिर हायर अथॉरिटी अगर इनको अप्रूव कर देती है तो फिर जो वो टेंडर अवार्ड किया जा सकता है, चाहे वो 3 से कम ही बिड क्यों ना आई हो। इसके बाद बात आती है Purchase through limited tender system may be adopted even where estimated value of the procurement is more than 10 लाख। देखिए, ये एक स्पेशल एग्जाम्पशन दे रखी है कि मान लीजिए 10 लाख, इतना तो आपको पता है कि 10 लाख तक तो हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जा ही सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ें मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा भी हैं और हम क्या उसको लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी हैं। ये 3-4 हैं कि मान लीजिए सामान बहुत अर्जेंट है और HOD ने बोल दिया कि ये बहुत अर्जेंट है, मींस HOD हैज सर्टिफाइड दैट द डिमांड इज अर्जेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू लिमिटेड टेंडर सिस्टम इज जस्टिफाइड। मींस अगर HOD अलाउ कर रही है तो फिर चाहे 10 लाख से भी ऊपर है तब भी हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं। दूसरा हमें देखना पड़ता है कि कई बार मान लीजिए देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द प्रोक्योरमेंट एंटिटी दैट इट शुड नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम। मींस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे लग रहा है कि पब्लिक एडवर्टाइज सिस्टम पे ना जाके ही पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पेपर वगैरह छुपाने हैं तो वो सीक्रेसी रखी जाएगी, तो वहाँ पे एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिडर हैं, तो वहाँ पे हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम में एक स्पेशल केस दे रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे कोई स्पेशल सिनेरियो है तो वहाँ पे चाहे 10 लाख से अब भी टेंडर है तब भी हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं। फिर तीसरा जो इसमें रहता है कि अगर सोर्स ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन, मीन्स हमें पता है सप्लायर कौन है और वहाँ से अच्छा सामान आ सकता है, तो इस स्थिति में भी मैंने बोला कि हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हायर जो HOD है उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर 10 लाख से अब का कोई सामान हम लोग लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे प्रोक्योर करना चाह रहे हैं। अब दूसरा जो मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है टेंडर सिस्टम में, दैट इज एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम। एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम के लिए जो रूल है HPFR 2009 का, ये है 102। तो देखिए इतना तो आप समझ गए कि अगर
10 लाख तक कोई सामान लेना है तो हमें जाना पड़ेगा लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे। बट 10 लाख या उससे अधिक का कोई सामान एक बार हमने कोई मीन्स एक बिल की बात कर रहा हूँ मैं, एंड इसमें क्या होता है कि जो टैक्स है, जीएसटी है, वो सारा इसी में इंक्लूसिव होता है। तो अगर कोई 10 लाख से अब कोई सामान हमें लेना है तो फिर हम लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे नहीं जा सकते, फिर हमें जाना पड़ेगा एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे। मैंने 3 सिनेरियो बताया कि जहाँ पे 10 लाख से अब भी है तो भी एचओडी की परमिशन से हम लोग जा सकते थे, वो 3 एक्सेप्शंस है। अदरवाइज जितना भी सामान अगर 10 लाख से अब का कोई हमने एक बार इकट्ठा लेना है तो हमें एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है जी, एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे क्या होंगे। एक देखिए, पहले आपको टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या टेंडर डॉक्यूमेंट मींस उसमें पूरी टर्म एंड कंडीशंस लिखनी पड़ती है कि क्या हमें चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, जो जो आपकी टर्म एंड कंडीशंस हैं पूरी टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखनी पड़ती है। क्वांटिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, पूरा डिटेल में उसमें जाना पड़ेगा। ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ये आपको एटलीस्ट जो भी आपके इससे रिलेटेड जो नोटिस है वो एटलीस्ट 3 जो लीडिंग न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, और एक ऑप्शनल गजट मींस 2 लीडिंग न्यूज़पेपर हो गया और एक ऑप्श का जो गजट होता है, ऑप्शनल गजट जो स्टेट गवर्नमेंट का गजटर होता है, वहाँ पे आपको देने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है इसको आपको जो अपनी वेबसाइट है और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ द प्रोक्योरमेंट एंटिटी शैल आल्सो पोस्ट द कंप्लीट टेंडर डॉक्यूमेंट in its website and permit prospective bidder to make use the document download from the website। मीन्स ये क्यों हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, ताकि कोई जो बिडर है, जो प्रोस्पेक्टिव बिडर है, वो ऑनलाइन इसको नेट से डाउनलोड कर ले। अगर इसकी कोई फ़ी है तो वो टेंडर के साथ जो वो ली जा सकती है, ये इसमें रूल में बताया गया। जब हम एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम करते हैं तो जैसे लिमिटेड टेंडर सिस्टम में भी 3 सप्ताह का टाइम दिया गया था एटलीस्ट। वो क्यों दे रहे हैं, ताकि एक कंपटीशन रहे, एक फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट रहे, ताकि एक जो भी प्रोस्पेक्टिव बिडर है उनको टाइम मिल सके टेंडर करने के लिए। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 3 सप्ताह का टाइम जो है वो हमें देना पड़ेगा। अगर आज हम टेंडर कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 सप्ताह का टाइम हमें बिड के लिए देना पड़ेगा, ताकि वो प्रोस्पेक्टिव बिडर उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। फिर वही बात आती है कि अगर मान लीजिए अब्रॉड से भी उसमें बिडर हो सकते हैं तो फिर हमें 4 सप्ताह का एटलीस्ट जो टाइम देना पड़ेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए क्या बहुत अर्जेंसी है तो इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्या 3 सप्ताह से कम भी हो सकता है। तो इसमें बताया गया कि बहुत अर्जेंसी है तो एटलीस्ट हमें 2 सप्ताह का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम जो है वो टाइम हम लोग नहीं दे सकते। इसके साथ साथ अगर बात आती है कि अब्रॉड से भी प्रोस्पेक्टिव बिडर हो सकते हैं तो एटलीस्ट हमें 4 सप्ताह का टाइम जो वो देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो थी, हम सिंपल बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए हाईली वैल्यूएबल प्लांट है या कोई प्लांट मशीनरी ऑफ कम्प्लेक्स नेचर है, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड मशीन लेनी या कोई और स्पेसिफिकेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है या कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह, इस तरह अगर कोई चीज़ चाहिए तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बिड को सिंपल बिड नहीं बोलेंगे। वहाँ पे जब टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि हमें जब भी बिड जो बिडर उसमें बिड में देगा तो उसे 2 एनवेलप में देना पड़ेगा। एक एनवेलप होगा टेक्निकल बिड और दूसरा होगा फाइनेंशियल बिड। ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड क्या होगी, टेक्निकल बिड में जो टेंडर भरने वाला है वो पूरी उसकी टेंडर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देगा, और फाइनेंशियल बिड में जो जिसके लिए वो जिस भी प्रोडक्ट की उसने स्पेसिफिकेशन दी है उसका पूरा जो अमाउंट की कितने का अमाउंट होगा, इसमें जीएसटी की होगी, पूरा रेट जो वहाँ पे उसमें कोट करेगा। अगली बात आती है द 2 bids shall be submitted separately by a bidder। मीन्स ये जो जब ये टेंडर करेगा तो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, टेंडर लेना पड़ेगा, फिर उसको फिलअप करेगा। उसमें 2 तरह के एनवेलप उसको बनाने पड़ेंगे, एक होगा टेक्निकल बिड वाला और एक फाइनेंशियल बिड वाला। टेक्निकल बिड में वो टेक्निकल पैरामीटर्स जो प्रोडक्ट की टेक्निकल पैरामीटर्स हैं या ईएमडी है, जो डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं, पेन टेन जो नंबर उससे मांगे हुए हैं वो सारी कॉपियाँ सारी उसमें रखेगा। और जो फाइनेंशियल बिड है वो फाइनेंशियल बिड वाले में जो टेंडर डॉक्यूमेंट का जो बीयूक्यू है
या बिल BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी है, या जो रेट कोट करने हैं उस आइटम के या उस प्रोडक्ट के, वो एक अलग इन्वेल्प में रखा रहेगा। ये जो दो इन्वेल्प हैं, इन दो इन्वेल्प के ऊपर लिखना पड़ेगा उसको कि एक टेक्निकल बिड है और एक फाइनेंशियल बिड है, और अपनी जो फर्म है या जो अपनी जो उसकी एजेंसी है, कंपनी है, उसका नाम भी उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। और ये दोनों एनवेल्प जो है एक सिंगल बड़े एनवेल्प में डाल के उसको प्रॉपर्ली सील करना पड़ता है। और ये जो टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड है ये भी प्रॉपर्ली सील होनी चाहिए। ये सील क्यों रख रहे हैं? ताकि कोई उसको खोल के देख ना ले या उसका मिसयूज ना हो। तो प्रॉपर्ली ये तीनों एनवेल्प जो सील होने चाहिए। मैंने बोला दो एनवेल्प टेक्निकल और फाइनेंशियल, एक इनको एक बड़े एनवेल्प में डाला जाता है, ये हो गया पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बड़ा एनवेल्प। और इस पे भी पूरा लिखना पड़ता है कि ये कौन सी टेंडर है, किस वर्क से रिलेटेड है या किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसमें फर्म का नीचे नाम लिखना पड़ता है। और जिसको भी वो टेंडर को सबमिट कर रहा है उसका भी जो इनवाइटिंग एजेंसीज है या इनवाइटिंग डिपार्टमेंट है उसका नाम भी उस पर लिखना पड़ता है। अगली बात आती है कि टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे ही जो टेंडर इनवाइट कर रहा है उसके पास जो भी एक लास्ट डेट है उससे पहले पहले पहुंच जाने चाहिए। और टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि अगर ये पर्टिकुलर जो बिड एंड डेट है उसके बाद जो है वो कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टेंडर डॉक्यूमेंट जब उसने बिडर ने पार्टिसिपेट कर दिया वो हमारे पास पहुँच गए, तो अगर हम टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी है, मीन्स हम डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने टेंडर इनवाइट किया था, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास पहले एटलीस्ट 3 इन्वेल्प आ गए हैं। मीन्स 3 इन्वेल्प मीन्स 3 अलग अलग बिडर से बिड्स आ गई हैं कि नहीं आई। अगर 3 आ गई हैं तब तो हम इनको ओपन करेंगे, अदरवाइज 3 नहीं है तो हम इनको, मैंने बताया था कि एटलीस्ट 3 बिडर होने चाहिए, तो हम इसको रीटेंडर प्रपोज कर सकते हैं। हम मीन्स एक कमेटी बनती है प्रॉपर्ली, और जो टेंडर ओपनिंग कमेटी, तो वो उसमें कमेटी में मैटर जाएगा। अगर 3 से कम है तो उसको रीटेंडर प्रपोज किया जाता है। बट अगर बड़ी अर्जेंसी है तो फिर क्या होता है कि अगर बहुत अर्जेंसी है, तो मैंने बताया था कि अर्जेंसी अपने लेवल पे डिसाइड नहीं होती है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर्ली हम ओपन कर सकते हैं अगर अर्जेंसी है, बट जैसे ओपन होगा फिर हम इसकी एक प्रोसीडिंग बनाते हैं, कंपैरिजन बनाते हैं। अगर रेट रीजनेबल है तो फिर हमें ये अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है सेक्रेटरी साहब के पास, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, मीन्स एडी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर वो एडी से अप्रूवल आ जाती है फिर जो हम उस टेंडर को जो वो L1 जो रेट होता है, मीन्स जिसका भी लोएस्ट रेट होते हैं, उसको जो टेंडर को अवार्ड किया जा सकता है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, हम बार बार बात करें थे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर या टेंडर डॉक्यूमेंट की बात करें थे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस, जब भी कोई टेंडर हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो उस पर तो पहले तो लिखना पड़ता है कि क्या चीज़ हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, फिर उसके बाद बताना पड़ता है कि सिचुएशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, फिर इंस्ट्रक्शन टू बिडर कि बिडर ये करेगा वो नहीं करेगा, ईएमडी क्या रहेगी, टेंडर कॉस्ट क्या रहेगी, फिर उसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी चेकलिस्ट हमें बनानी पड़ती है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना उसका एक फॉर्मेट देना पड़ता है, और इसके साथ साथ कोई अगर कोई शेड्यूल वगैरह है चाहिए तो वो हम लिख सकते हैं, या स्पेसिफिकेशन। और जो हमें लग रहा है कि एक इससे कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, मान लीजिए ईएमडी है या फिर उसका जो भी टर्नओवर लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है, वो सारे का सारा जो वो टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा हमें, ताकि जो चीज़ें टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी वो ही कल को जो वो दोनों पार्टियों के लिए टर्म एंड कंडीशंस होंगी। इसके बाद आता है तीसरी तरह का जो टेंडर सिस्टम है, इट्स अ सिंगल टेंडर सिस्टम। पहले तो हमने पढ़ा लिमिटेड टेंडर सिस्टम, अगर 10 लाख तक कोई सामान लेना तो लिमिटेड टेंडर सिस्टम। दूसरा है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम, मैंने बताया इसको न्यूज़पेपर में देना जरूरी है। और जो तीसरा टेंडर सिस्टम है दैट इज सिंगल टेंडर सिस्टम। ये जो सिंगल टेंडर सिस्टम है, तो इतना तो आप समझ गए कि कोई प्रोप्राइटरी आर्टिकल नेचर है। मीन्स अगर हम चाह रहे हैं कि जो गोदरेज का गोदरेज का जो प्रोडक्ट है, अगर हम चाह रहे हैं कि गोदरेज की चेयर बाय नेम हमने अगर प्रोक्योर करनी है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा सिंगल टेंडर सिस्टम पे। या मान लीजिए हमने कोई भी कंप्यूटर लिया है, उसका स्पेयर पार्ट अगर लेना है तो डेफिनेटली उसी प्रोडक्ट उसी ब्रांड का लेना पड़ेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ बताई गई है, सिंगल टेंडर सिस्टम शैल विल बी अडॉप्टेड इन केस जो आर्टिकल प्रोप्राइटरी नेचर के हैं विच आर अवेलेबल फॉर द सिंगल सोर्स। मीन्स वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को वही बनाता है और कोई अगर उसको नहीं बनाता है तब हम उस पर सिंगल टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं।
दूसरी बात कि आर्टिकल ऑफ प्रोप्राइटरी नेचर शैल बी परचेज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और सोल एजेंट as the case may be, to the effect that the rate quoted by them are identical to those अप्रूव्ड बाय द DCNG डिपार्टमेंट या कंट्रोलर स्टोर। मीन्स ये जो इसने रेट इस प्रोडक्ट के डाले हैं ये DCNG डिपार्टमेंट सेंटर का है और जो स्टेट का है कंट्रोलर स्टोर, तो इसको देना पड़ेगा कि ये रेट वो हैं जो कंट्रोलर स्टोर ने रेट फाइनल किए हैं। अगली बात आती है सिंगल टेंडर सिस्टम शैल ऑल्सो बी रिसॉर्टेड टू फॉर एडिशनल परचेज ऑफ गुड्स। मैंने बता दिया कि मान लीजिए आपने कोई प्रिंटर लिया है, अब उसमें कार्ट्रेज डलेंगी तो उसी ब्रांड की डलेगी, उसी स्पेशली प्रोडक्ट की डलेगी, तो फिर उसमें हमें सिंगल टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। बट ये जो सिंगल टेंडर सिस्टम पे अगर हम जा रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग शैल बी provided by the procurement entity before procuring the goods from a single tender system। तो एक जो procurement entity मीन्स जो डिपार्टमेंट है वो एक सर्टिफिकेट देगा, ये सर्टिफिकेट पहले देना पड़ेगा, तभी फिर हम सिंगल टेंडर सिस्टम पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कि ये जो स्पेशली मैंने बोला कि स्पेसिफिक आइटम है या जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अब क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए होती है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसकी रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी टेंडर डॉक्यूमेंट में साथ साथ जो वो उसमें कहीं ऐड करके जो वो AMC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली AMC देखो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो जो सप्लायर है उससे भी ले सकता है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे भी AMC मीन्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनके साथ कर सकता है। अगली बात आती है टेंडर फी, जो हम बात कर रहे थे। देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ टेंडर फीस हम ले सकते हैं। ये जो रेट्स हैं ये रेट्स मैंने लिए हैं जो कंट्रोलर स्टोर की इंस्ट्रक्शन है 2013 की। तो देखिए इसमें बताया कि अगर 1 लाख तक का अगर कोई टेंडर है तो इसमें 100 रुपये रखा जा सकता है। 1 लाख से 5 लाख रुपये तक है तो 300 रुपये तक मैक्सिमम टेंडर फी रखी जा सकती है, और 5 लाख या अब है तो उससे ज़्यादा जो 500 रुपये टेंडर फीस रखी जा सकती है। अच्छा एक बात और है कि कोई जो कंट्रोलर स्टोर में रजिस्टर्ड है या GI या जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में कोई रजिस्टर्ड है या फिर जो कोई DCNG में कोई रजिस्टर्ड है या NIC में कहीं रजिस्टर्ड है, इस तरह के जहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर इनकी है तो फिर उनको जो वो टेंडर फीस जो वो जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर एग्जम्प्टेड टू सबमिट दिस फीस। अगली बात आती है EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टेंडर फीस क्यों होती है। देखिए टेंडर फीस होती है क्योंकि जो टेंडर को पब्लिश करने में, उसकी एडवर्टीजमेंट में, उसको कमेटीज़ के मेंबर हैं उनको बुलाने के लिए TAD देने पड़ता है। ये सारा जो टेंडर फीस से ही रिकवर किया जा सकता है। दूसरी बात आती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक वो पैसा है कि ताकि जो प्रोस्पेक्टिव बिडर हैं सिर्फ हमें वो ही पार्टिसिपेट करें जो इंटरेस्टेड हैं, नॉन इंटरेस्टेड लोग कहीं ना कहीं बाहर हो जाएं। ये तभी होगा जब हम EMD रखते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखते हैं। ये क्या होता है, ये जो भी एस्टिमेटेड टेंडर की वैल्यू है उसका 2 to 5% हो सकता है। 2 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड इन अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट या FDR, ये 3 फॉर्मेट पे हो सकता है। ये EMD टेंडर के साथ हम लोग लेते हैं। अच्छा बात आती है कि कब कब लेना। देखिए अगर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक टेंडर है तो 10,000 रुपये ले सकते हैं। इसी तरह ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बताएगा कि कब कब आपको टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो टेंडर के साथ जो वो EMD लेनी मैंडेटरी है। इसमें बताएगा कि अगर 10,000 से कम की कोई प्रोक्योरमेंट है तो EMD लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी आती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। देखिए EMD की मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम EMD लेते हैं तो 3 मोड बताए कि जैसे FDR हो सकती है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, या फिर इसमें जैसे ही जो एक सक्सेसफुल बिडर होता है उसकी EMD को हम कन्वर्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जो अनसक्सेसफुल बिडर होते हैं उनकी जो EMD है रिफंड की जाती है या उनको वापस कर दी जाती है। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए होता है कि जो बिडर है, जो सक्सेसफुल बिडर मीन्स जिसके रेट कम आए हैं, अब उससे हमने इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो या उसकी सर्विसेज अच्छी हो, तो इसके लिए हम उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं। ये जो टेंडर वैल्यू है उसका 5 to 10% हो सकता है। इसको लेने के लिए 3 मोड हैं।
जैसे ईएमडी के लिए सिर्फ 2 मोड हैं, यहाँ पे तीसरा मोड डल गया है बैंक गारंटी। मीन्स या तो ये बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में होता है डीडी, ओके, या एफडीआर ड्यूली प्लेस्ड हो सकती है, या बैंक गारंटी के फॉर्मेट पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जा सकती है। ये रेट्स हैं जो मैंने बोला कंट्रोलर स्टोर ने डिसाइड किए हैं कि इतने का टेंडर होगा तो इतने तक जो वो ईएमडी के साथ साथ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जा सकती है। और बट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सिर्फ सक्सेसफुल बिडर से ली जाती है, जो बाकी बिडर हैं उनसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। उसके अभी तक जो हमने सिस्टम समझा है ये दिखा है हमने प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इसी तरह प्रिक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज के लिए रूल अलग हैं, प्रिक्योरमेंट ऑफ जो कंसल्टेंसी है उसके रूल अलग हैं। उनको हम धीरे धीरे अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।